हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट होता है उसके अंदर जो है कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने तरह के बैलेंसेस होते हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पिछली बार मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है उसके अंदर 3 मेन कॉलम्स आते हैं। पहला होता है करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? विजिबल्स, इनविजिबल्स और करंट ट्रांसफ़र्स या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स। और दूसरा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? वो सभी आइटम्स या वो सभी ट्रांजेक्शन्स जो कि हमारी एसेट्स, मतलब हमारे से मतलब है कंट्री की एसेट्स या लायबिलिटीज़ को इम्पेक्ट करती हैं डायरेक्टली। ठीक है। और थर्ड आइटम मैंने आपको ये बताया था कि बैलेंस करने के लिए हम जो है एक और कॉलम ऐड करते हैं उसके अंदर, जिसको हम बिलो द लाइन आइटम भी बोलते हैं या अकोमोडेटिंग आइटम भी बोलते हैं। इसका नाम होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो हमारे बैलेंसेस हैं, यानी कि हमारे जो है करंट अकाउंट के बैलेंसेस या कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस या ओवरऑल जो बीओपी है हमारा, उसके बैलेंसेस कैसे एस्टिमेट करते हैं, यानी कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। वैसे इसमें न्यूमेरिकल तरीके से मैं आपको यहाँ पर नहीं समझाने वाला, मैं थियोरेटिकली ही समझाऊंगा, क्योंकि हमें जो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं करने बहुत ज़्यादा, हमें बस जो है फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जिससे कि अगर हमारे सामने बैलेंसेस गिवन हो तो हम उन बैलेंसेस का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है। या आपसे अगर मान लो 3 से 4 तरह के आपको बैलेंसेस गिवन है तो आप बता सकें कि हमारा जो है बीओपी का बैलेंस इतना होगा, या फिर हमारा जो है करंट अकाउंट का बैलेंस इतना होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इतना होगा, या ORA इतना आएगा। ORA स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। तो आज जो है मेनली हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ balances related to करंट अकाउंट। देखिए, पहले जो है हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस की बात करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ना तो हैं और ना ही उनके बारे में इतना डिस्कशन होने वाला। ठीक है। कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको सिंपली गिवन होगा कि ये हमारी पेमेंट्स हैं, ये हमारी रिसीट्स हैं। तो आपको करना क्या है, रिसीट्स में से पेमेंट्स माइनस करनी है, बस आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है या फिर जो भी कन्फ्यूज़न होता है वो ज़्यादातर होता है करंट अकाउंट के बैलेंसेस को एस्टिमेट करने में। ठीक है। इतनी कोई बड़ी बात वैसे है नहीं। आपको मैंने पहले बताया था कि जो हमारा बीओपी है या फिर हमारे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हैं, ये किस तरह के अकाउंट हैं? ये टी शेप अकाउंट होते हैं, which means one side is for debit and the other side is for credit। ठीक है। particulars amount, सिंपल वही फॉर्मूला है। दूसरी बात, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि ये अकाउंट्स जो कि हमारे ईयर के एंड में फिनिश हो जाते हैं, या फिर वो अकाउंट्स जो कि जो है कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं जिससे कि हम बैलेंसेस एस्टिमेट कर सकें। ठीक है। तो उनको बोलते हैं क्या? हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। आपने 11th क्लास में पक्का नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा होगा, आप जानते होंगे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है। सो मैं उसमें नहीं जा रहा। दूसरी बात, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो रूल अप्लाई होता है, यानी कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कौन सा अप्लाई होता है? ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट्स गेन्स इनकम्स क्रेडिट। ठीक है। यानी कि हम डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? सारे खर्चे लिखने वाले हैं। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? सारी इनकम्स लिखने वाले हैं। या और सिंप्लीफाई से कर दूं मैं तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम जो भी मनी रिसीव हुआ है वो लिखने वाले हैं। भाई, हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बना रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ मनी रिसीव हो रहा है, कुछ मनी बाहर जा रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा? मनी रिसीव होने वाला है, तो मतलब कि एक्सपोर्ट्स कहाँ आएंगे? यहाँ पर आने वाले हैं। अगर हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मनी बाहर जा रहा है, तो इंपोर्ट्स हम यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है। मैंने ये इसलिए बता दिया, वैसे आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी इसके बारे में, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग कि नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जो भी लॉस या खर्चे होते हैं वो हम लिखते हैं डेबिट साइड में। और भाई, मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ के पीछे रूल बताऊँ या फिर जो है क्यों लिख रहा हूँ वो बताऊँ। भाई, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया या बुक में लिखा हुआ है कि इस साइड एक्सपोर्ट्स लिखना था, इस साइड एक्सपोर्ट्स लिख दिए, इस साइड इंपोर्ट्स लिखना था, इंपोर्ट्स लिख दिए। नहीं, सीधी बात यह है क्योंकि हम जो है एक अकाउंट बना रहे हैं, एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, जो कि अकाउंट का नाम हमारा कौन सा है? अगर हम पर्सनल, रियल या नॉमिनल में से बांटना चाहें तो ये है एक नॉमिनल अकाउंट,
और नॉमिनल के लिए जो रूल अप्लाई होता है वो क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं इससे आगे। तो हम जो है काम करते हैं, जो भी हमारे मतलब मैंने आपको बस फॉर्मेट बता दिया, हमें कोई फॉर्मेट बनाना नहीं है, हमें सिर्फ बैलेंसेस निकालने हैं। ठीक है, माइनस से प्लस करके बैलेंसेस निकालने होते हैं हमें। तो सबसे पहला जो है करंट अकाउंट के लिए जो चीज़ आती है वो आती है हमारा विजिबल्स या फिर ट्रेड। मैंने आपको बताया था विजिबल्स बैलेंस बोल सकते हैं इसे, या तो हम करंट अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं, विजिबल्स, इनविजिबल्स और ट्रांसफर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। विजिबल्स और ट्रेड बैलेंस, आप चाहे तो इसे विजिबल बैलेंस बोल सकते हैं या फिर आप इसे ट्रेड बैलेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, विजिबल्स में क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें जो कि फिजिकली मूव करती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं सीधा इसमें जो है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो जब भी आपसे कहा जाए ट्रेड बैलेंस निकालने के लिए तो आप सिंपली जो है एक्स माइनस एम कर दीजिए, यानी कि एक्सपोर्ट्स, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स। विजिबल बैलेंस कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स कर देने से। ठीक है, अब जो है इसको हम बोलते हैं ट्रेड बैलेंस या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि शो द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, और आपको जो है वहाँ पर कहीं एक जगह एक्सपोर्ट्स गिवन है, एक जगह इम्पोर्ट्स गिवन है, फिर उसके बाद फैक्टर इनकम्स गिवन है, नॉन फैक्टर इनकम्स गिवन है, तो आपको बाकी सब चीज़ें इग्नोर करके बस एक्सपोर्ट्स को उठाना है, इम्पोर्ट्स को उठाना है, एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स माइनस कर देने हैं, जो बैलेंस आता है वही आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ठीक है, या फिर वही आपका विजिबल्स का बैलेंस है। ओके, अब इसके अंदर जो है जैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपको मैंने बताया था कि डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। तो सेम बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर भी होगा। 3 कंडीशंस होने वाली हैं इसकी। पहली कंडीशन क्या होगी, सरप्लस ट्रेड की। सरप्लस ट्रेड कब होगा भाई, जब जो है हमारे पास कुछ पैसे बच रहे हों। ठीक है, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स देन वी विल बी इन सरप्लस। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इम्पोर्ट से तो हम सरप्लस में आ जाएंगे। या आप ये बोल सकते हैं कि जब हमारी क्रेडिट साइड, जब हमारी ये साइड बड़ी हो, ज़्यादा हो इसका अमाउंट कंपेयरिंग टू दिस, तो हम किस में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे सरप्लस के अंदर। ठीक है, जब यहाँ पर तो अमाउंट है आपका 50,000, ठीक है, यहाँ पर है 25,000, तो हमारे पास बैलेंस बच गया ना 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 हमारा सरप्लस एक्स्ट्रा है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें भी तो सेम यही चीज़ करते हैं। तो सरप्लस कब होगा, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स, और वी कैन से व्हेन वी हैव अ बिगर क्रेडिट साइड देन डेबिट साइड, वी विल बी इन सरप्लस। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डेफिसिट की। वैसे आप एक बार डेफिसिट सरप्लस समझ गए हो तो मेरे ख्याल से बार बार बताने की मुझे आवश्यकता तो है नहीं, पर चलो फिर भी, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इम्पोर्ट्स वी विल बी इन डेफिसिट कंडीशन। ठीक है, जब जो है हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएं, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो जाएं, तो हम जो है डेफिसिट की कंडीशन में आ जाएंगे, जैसे कि इंडिया मोस्टली रहता है, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो एक्सपोर्ट्स कम करते हैं कंपेयरिंग टू इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स हम ज़्यादा करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम ट्रेड बोल सकते हैं हम उसको। वैसे कहीं ज़्यादा इसका जिक्र तो नहीं होता, पर क्योंकि तीनों कंडीशन होती हैं हर जगह तो इसलिए हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम ट्रेड व्हेन एक्सपोर्ट्स आर एग्जैक्टली इक्वल्स टू इम्पोर्ट्स वी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, वैसे ऐसा जो है नॉर्मली होता नहीं है भाई, बैलेंस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो होता रहता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया विजिबल्स का बैलेंस। विजिबल्स के अंदर क्या आती हैं, सिर्फ गुड्स आते हैं हमारे, सिर्फ मर्चेंडाइज आते हैं, इसलिए हम जो है एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के बीच का जो डिफरेंस है सिर्फ वही काउंट करने वाले हैं। दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, नॉट सर्विसेज। दूसरा आपका आता है बैलेंस। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है करंट अकाउंट का, वो होता है इनविजिबल्स। तो दूसरा जो हमारे एस्टिमेशन होगा वो होगा इनविजिबल्स बैलेंस का। इनविजिबल्स क्या होती हैं भाई,
इनविजिबल्स के अंदर हर वो चीज़ आ सकती है जो कि विजिबल्स में नहीं थी, एक्सेप्ट ट्रांसफर्स। ठीक है, नॉर्मली जब भी हम करंट अकाउंट का बैलेंस एस्टिमेट करते हैं तो हम जो है ट्रांसफर्स को भी इसमें ऐड कर दिया करते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि जो हमारे ट्रांसफर्स होते हैं वो अलग होते हैं, पर जब भी हम इनविजिबल्स का बैलेंस ले रहे होंगे तो आपको जो है उन्हें इंक्लूड करना होगा। सो आप कह सकते हैं करंट अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं, विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड ट्रांसफर्स। तो अब जब भी आप इनविजिबल्स का बैलेंस लिखें तो आपको विजिबल्स छोड़ के जो बचता है वो सारा का सारा इनविजिबल्स के अंदर लेके आ जाना है, यानी कि बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑन इनकम, या बोल सकते हैं बैलेंस ऑन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज का डिफरेंस तो आप जानते हैं ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फैक्टर सर्विसेज वो हैं जो आपने कोई मेहनत की है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में से कोई चीज़ दी है, उसके बदले में जो पैसा रिसीव हुआ, मेहनत की कमाई। ठीक है जी, इनकम हम किसे बोलते हैं, जो हमारी मेहनत से कमाई गई कमाई हो। इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम वर्ड जहाँ भी आ रहा है उसका मतलब होगा फैक्टर सर्विसेज रेंडर करने के बाद, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप रेंडर करने के बाद जो भी पैसा रिसीव हुआ वही हमारी इनकम होती है। बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज अलग से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम में काउंट नहीं होता। भाई आपको जो है कोई ख़ास मेहनत किए बिना पैसे रिसीव हो गए हैं, ठीक है, तो वो सब जो है नॉन फैक्टर सर्विसेज के बैलेंस में आने वाला है। एंड लास्ट वन इज़ ट्रांसफर्स। ठीक है, बैलेंस ऑन ट्रांसफर्स, बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, जैसे कि गिफ्ट्स, डोनेशंस, etc। ठीक है, तो इनविजिबल्स बैलेंस में क्या आएगा, पहले तो बैलेंस ऑन इनकम, मतलब कि हमने जी है कितनी फैक्टर सर्विसेज से पैसे रिसीव किए, कितने दिए, उन दोनों का बैलेंस। बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज मतलब कि हमारे देश वालों ने कितने रिसीव किए माइनस कितने पे किए। ठीक है, ये जो बैलेंसेज लिखे हुए हैं इनका मतलब ये है कि पेमेंट्स माइनस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, रिसीट्स माइनस पेमेंट्स। ठीक है, रिसीट्स कौन सी, जो हमारे वालों ने रिसीव की, हमारे देश वालों ने रिसीव किए। पेमेंट्स कौन सी, जो हमने बाहर पे किए। आप इतना अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो है आपको जो है बैलेंसेस गिवन होंगे। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकली तो आपको बैलेंस जो है साफ साफ दे रखा होगा कि बैलेंस ऑन इनकम हमारा इतना है या फैक्टर सर्विसेज इतना है, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज इतना है, बैलेंस ऑन ट्रांसफर्स ये है, आप बता दो इनविजिबल का बैलेंस। ठीक है, अगर आपको जो है ये 3 आइटम्स याद हैं कि इनविजिबल्स में आते हैं तो आप तीनों को टोटल करिए और बैलेंस आ गया। थर्ड क्या चीज़ बची हमारी, थर्ड एक आता है इसमें गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। यानी कि कुछ मर्चेंडाइज होंगे, विजिबल्स होंगे और कुछ जो है इनविजिबल्स होंगे। गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो है हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे एक्सचेंजेस हो रहे हैं वो सभी लिखे जाते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के अंदर जो है 2 चीज़ें आने वाली हैं। पहला तो आप बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो आएगा, क्योंकि गुड्स सिर्फ विजिबल्स या ट्रेड के अंदर ही आते हैं, इससे अलग कहीं नहीं है, और सारे के सारे आ जाते हैं, इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। सर ट्रेड बैलेंस प्लस सर्विसेज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इनविजिबल्स के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि सर्विसेज के जरिए आ रही है, इनविजिबल्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सर्विसेज के अंदर आ रही है, वो है हमारे नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज के जो पैसे रिसीव हुए हैं वो अलग हैं, यानी कि वो जो है हमारे इनकम और ट्रांसफ़र से अलग काउंट होते हैं। इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के अंदर हम ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज को ऐड कर देंगे बस। ये जो है 3 फार्मूलाज हैं आपको याद रखने हैं। पहला विजिबल्स या ट्रेड बैलेंस का x माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इनविजिबल्स बैलेंस के लिए बैलेंस ऑन इनकम
बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज और बैलेंस ऑन ट्रांसफर्स। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस के लिए ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज। पहले आपको ट्रेड बैलेंस कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद जो है ये ऐड कर देना है, तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस आ जाएगा। अब लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में है हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस। यहाँ पर हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, तो सबको टोटल करने के बाद आ जाएगा हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है? करंट अकाउंट के अंदर आते हैं विजिबल्स एंड इनविजिबल्स, बस बात खत्म। विद इनविजिबल्स के अंदर क्योंकि हर चीज़ आ चुकी है, ट्रांसफर्स भी आ चुके हैं, इसके अंदर नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आ चुकी हैं, इनकम्स भी आ चुकी हैं, तो इसलिए बस विजिबल्स और इनविजिबल्स। तो आप लिख सकते हैं करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू विजिबल्स बैलेंस प्लस इनविजिबल्स बैलेंस, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल्स बैलेंस। तो अब क्या होगा एक फॉर्मेट इसका? वैसे ये पूछेंगे नहीं, पर फिर भी मैं बना देता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन में गिवन है इंपोर्ट्स 10 लाख, एक्सपोर्ट्स 15 लाख, ठीक है, और आपको दे रखा है पेड फॉर नॉन फैक्टर सर्विसेज, यहाँ लिख देते हैं पेड फॉर नॉन फैक्टर सर्विसेज कितना है? चलो 10 मान लिया हमने, अभी 10 लाख, ठीक है। और क्या लिखे हैं? और लिख देते हैं पॉजिटिव बैलेंस ऑफ इनकम, बैलेंस ऑन इनकम, ये दे दिया 10 लाख, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, जिस भी चीज़ से आपको जो सिंपल जब भी करंट अकाउंट बनाना ना हो, अगर फॉर्मेट के जरिए बनाना हो तो बहुत आसान है, कोई बैलेंस से कैलकुलेट नहीं करने, सिंपल सी बात है। पहले हमने लिखा है इंपोर्ट्स, इंपोर्ट से क्या होगा? पैसा जाएगा, यहाँ पे लिख दो 10 लाख, ठीक है। दूसरा क्या है? एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट से क्या होने वाला है? हमारे पास पैसा रिसीव होगा, तो लिख दिया एक्सपोर्ट्स, यहाँ था इंपोर्ट्स, ठीक है, 15 लाख। फिर हमने कहा पेड फॉर नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब देखो ये जो है पे किया हमने, यानी पैसा बाहर जा रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉन फैक्टर सर्विसेज। अगर हम बैलेंसेस की बात करते तो उसमें जो है अगर पॉजिटिव बैलेंस होता तो वो इस साइड लिखा जाता, नॉन फैक्टर सर्विसेज एंड 10 लाख। फिर उसके बाद है बैलेंस ऑन इनकम, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है तो इस साइड आ जाएगा, यानी हमारे पास इनकम से रिसीव हुए हैं, ठीक है, इनकम 10 लाख। भाई कर दो बैलेंस, यहाँ है 25, यहाँ है 25, बैलेंस कितना बचता है हमारे पास? बैलेंस C/D 5 लाख, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अकाउंट बनता है, जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे बना देते थे। पर हमें जो है ये कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो है बैलेंसेस गिवन होंगे, आप सिर्फ कह देंगे कि ट्रेड बैलेंस इतना है, बैलेंस और नॉन फैक्टर सर्विसेज इतना है, बताइए गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। मतलब कहने का आपको सारी चीज़ें दे रखी होंगी, बस आपको याद इतना रखना है कि कौन सा बैलेंस किस चीज़ में ऐड होता है, और पूछ के रखा है क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है वही आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए एंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा खास ऐसा अकाउंट बनाने का फॉर्मेट नहीं आता, क्योंकि ये जो बहुत बाद की स्टडी है, इसके लिए अलग से अकाउंटेंट्स रखे होते हैं हम लोगों ने, है ना। हम अकाउंटेंट्स वाला काम खुद नहीं करते। सर आपको जो है रिजल्ट्स बताने हैं, आपको बताना है कि बैलेंस कितना आया, फिर इसके आधार पे आप आकलन करने वाले हैं, आप स्टडी करने वाले हैं कि आखिर हमारा जब बैलेंस है वो पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, डेफिसिट है तो उसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं, सरप्लस है तो उसको कैसे करेक्शन कर सकते हैं। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस आपको जो है इतना ही याद रखना है कि फॉर्मूलाज क्या हैं, एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चन में गिवन है
वो बैलेंस उठाइए, फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो है बस कैपिटल अकाउंट के कुछ आइटम्स आएंगे एंड आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो है मैंने लास्ट टाइम पहले ही बता दिया था आपको अकोमोडेटिंग आइटम्स और ऑटोनॉमस आइटम्स के बारे में, और मेरे ख्याल से ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। बाकी जो है जब कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होगा उसके बाद एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो एंड में आता है। बाकी जो है लास्ट वीडियो आप देख लेना, उसमें जो है उसके बारे में जो भी फैक्ट्स थे वो आ चुके थे और उससे अलग कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। चैप्टर छोटा सा था, इंटरेस्टिंग था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।